नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रात के 9 बज गए हैं, यानी कि वक्त लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे जलता बंगाल, योगी मॉडल इलाज, जिसमें बात करेंगे कैसे सीएम योगी ने ममता बनर्जी को बंगाल में हुई हिंसा पर आईना दिखाया। बात करेंगे 24 का चुनाव पसमानदा दांव, कैसे बीजेपी अब कोर हिंदू वोटर के साथ ही मुस्लिम वोट बैंक को भी साधने की प्लानिंग में है। साथ ही बात करेंगे गुटबाजी की शंका, कांग्रेस में तनाव, क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस में कलह क्लेश के बीच दिल्ली में राहुल गांधी ने एक अहम बैठक की और इसका नतीजा क्या रहा वो भी आपको समझाएंगे। और साथ ही आपको दिखाएंगे फ्रांस में बॉस दोस्ती दमदार, आखिर कैसे पीएम मोदी का फ्रांस दौरा है खास, ये भी हम आपको बताएंगे। और आखिर में बात करेंगे मिशन मून लॉन्चिंग सून, लेकिन सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। Headlines presented by Uttaranchal University Dehradun, NAC A+ accredited university. अतीक अहमद और अशरफ मर्डर मामले में चार्जशीट दाखिल, जांच कर रही एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। 2000 पन्नों की चार्जशीट में 56 पन्नों का आरोप पत्र। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ दी गई आजमगढ़ कोतवाली में तहरीर, पेशी के दौरान गवाह को धमकी का है मामला। हत्या के मामले में कल गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में होगी पेशी। लखीमपुर खीरी में एसएसबी की 17वीं बटालियन को सफलता, भारत नेपाल बॉर्डर से 3 नेपाली गिरफ्तार, हीरा सोना चांदी समेत कैश और कार बरामद। दिल्ली में यमुना ने तोड़ा 100 साल का रिकॉर्ड, खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रहा है पानी। रिंग रोड समेत कई इलाके जलमग्न, सभी स्कूल कॉलेज रविवार तक बंद। टिहरी में नेशनल हाईवे 58 फिर बंद हुआ, कोडियाला और मोलिया गांव के पास सड़क पर आया मलबा, कई यात्री हाईवे में फंसे। Headlines presented by Uttaranchal University Dehradun, NAC A+ accredited university. पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में भारी हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा हमला बोला। निर्दोषों की मौत और जीत पर जश्न मनाने वाली ममता बनर्जी को उन्होंने आईना दिखाया। और सीएम योगी ने बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में फर्क है। सीएम योगी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा हुई, मतदान काउंटिंग के दिन लोगों की मौत हुई और ये लोग लोकतंत्र का ढिंढोरा पीट रहे हैं। सीएम योगी उत्तर प्रदेश की बात करते हुए आगे कहते हैं कि यूपी में पंचायत चुनाव हुए, कोई हिंसा नहीं हुई। यूपी में विधानसभा चुनाव में भी कोई हिंसा नहीं हुई और हाल ही में हुए निकाय चुनाव में भी यहां पर कोई हिंसा देखने को नहीं मिली। न कहीं बूथ कैप्चरिंग हुई और ना ही धांधली, लेकिन पश्चिम बंगाल में खूब हिंसा हुई है और यही फर्क है उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। अब दिखाते हैं आपको इस पर एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल खून से लाल हो गया, शहर शहर हिंसा और आगजनी हुई। पंचायत चुनाव खत्म हो गया, लेकिन बमबाजी नहीं रुकी और नजारा कुछ ऐसा हो गया जिस पर ममता को जरा सी भी ममता नहीं। ये तस्वीर गवाही है ममता राज में प्रदेश की हालत क्या है, लेकिन जीत के जश्न में डूबी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आवाम की चिंता नहीं। जिसे चिंता है, अब वो राज्य पश्चिम बंगाल को आईना दिखा रहा है। अभी आपने वेस्ट बंगाल का पंचायत चुनाव देखा होगा, यानी जिस दिन मतदान था उस दिन तो लोगों की मौत हुई ही हुई, काउंटिंग के दिन भी कल निर्दोष लोग मारे गए और ये लोग लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं। जो लोग लोकतंत्र को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, वे लोग सबसे ज्यादा लोकतंत्र की बात भी करते हैं। उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल को उत्तर दे रहा है, लोकतंत्र की दुहाई देने वालों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। अपनी हालत देखो, क्योंकि जिस राज्य में सबसे ज्यादा आबादी है, जहां बैक टू बैक विधानसभा के बाद नगर निगम के चुनाव हुए, वहां ना तो किसी हिंसा की कोशिश की, न ही बूथ कैप्चरिंग की हिमाकत, क्योंकि इस राज्य में योगी राज है, राम राज है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा पंचायत के चुनाव हुए, कोई हिंसा नहीं,
ग्राम प्रधान का चुनाव रहा हो, क्षेत्र पंचायत का चुनाव रहा हो, जिला पंचायत का चुनाव रहा हो, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, 8 लाख से अधिक प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ था, कोई हिंसा नहीं हुई। उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में 403 विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, कोई हिंसा नहीं। और इस बार अभी 3 महीने पहले प्रदेश के अंदर चुनाव संपन्न हुए, कोई हिंसा नहीं। सीएम योगी ने खुद की जीत पर पीठ थपथपाने वाली ममता सरकार पर कटाक्ष किया तो बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी पश्चिम बंगाल जाकर मारे गए निर्दोषों के परिवार को सांत्वना दी। हम सभी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि इतनी मौत हुई है, इतनी हत्या हुई है, इतनी गोलीबारी हुई है, इतना बॉम्ब चला है। लोकतंत्र में ये क्यों होना चाहिए? तो हम लोग विजिट करेंगे इन सारे इलाकों को। आज अभी निकलेंगे कलकत्ता से, कल भी जाएंगे, फिर हम लोग नॉर्थ बंगाल भी जाएंगे और उसके बाद जाकर के हम विक्टिम से मिलेंगे, सबों से बात करेंगे ये स्थिति क्यों हुई है और उसके बाद हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना रिपोर्ट देंगे। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन हिंसा खत्म नहीं हुई। चुनाव के नतीजे आने के बाद भी लोगों की मौत हो रही है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल में अब तक 45 लोगों की मौत, चुनाव खत्म होने के बाद 6 लोगों की मौत, आम जनता की संपत्ति को भी नुकसान। लोगों ने पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। बंगाल में जो भ्रष्टाचार की सरकार है, ये भ्रष्टाचार की बदौलत ये सारे बंगाल में गांव को अपने कब्जे में रखे और ये धड़ल्ले से लूटी होते और कुछ नहीं होते यहाँ। तो ये भ्रष्टाचार को जारी रखने के लिए और ये भ्रष्टाचार को बदौलत सत्तारूढ़ पार्टी के जो कार्यकर्ता है इकट्ठा रखने के लिए उन्हें ये पंचायत राज जो एक प्रतिष्ठान है इसमें अपना काबिज में रखना जरूरी है। यानी ममता बनर्जी की पुलिस पर आरोप है कि हिंसा को शांत करने की जगह हिंसा को और तूल दिया गया, जिसकी वजह से बंगाल में बेगुनाहों की जान चली गई। लेकिन ममता बनर्जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, बंगाल की तस्वीर उन राज्यों के लिए भी आंख खोलने वाली है जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, जो ममता बनर्जी को लीडर मान रहे हैं। लेकिन जब बात लीडर की हो रही है तो लीडर सिर्फ एक राज्य है, उत्तर प्रदेश, जो शांति के संदेश दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव के दौरान की राजनीति की। 2024 में 350 सीटों को पार करने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है और अपनी रणनीति का एक हिस्सा पसमानदा मुसलमानों को भी बनाया है और इन्हीं के सहारे इन सीटों पर बनाई जाएगी, ऐसी रणनीति बनाई गई है। जहां मुस्लिम मतदाता जीत हार के लिए अहम योगदान निभाते हैं और इसी को देखते हुए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने अपनी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं। दरअसल भारतीय मुसलमानों में पसमानदा समाज की 85% आबादी है। पसमानदा समाज में दलित और पिछड़े मुस्लिम वर्ग शामिल है, जिन्हें बीजेपी सरकार आरक्षण योजनाओं का लाभ भी दे रही है और साथ ही इन्हें मुख्यधारा में लाने की पहल भी बीजेपी की तरफ से की जा चुकी है। और इसी भरोसे को कायम करने के लिए अब पसमानदा को बीजेपी से जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। इस स्नेह संवाद यात्रा से बीजेपी पसमानदा समाज को जोड़ने जा रही है और साथ ही मोदी सरकार में भेदभाव नहीं करने का संदेश भी इनको देने जा रही है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट कि 24 के चुनाव में कैसे पसमानदा दांव चलने वाली है बीजेपी। देश की सियासी फिजा में लोकसभा चुनाव का रंग पूरी तरह से खुल चुका है। हर उन मुद्दों पर बहस छिड़ गई है जिसमें हिंदू मुसलमान का जिक्र है, चाहे पसमानदा हो या बोहरा। इस बार हर वर्ग पर सियासी नजर तगड़ी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने सियासी समीकरण साधने में जुट गई है। इस बीच बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने पसमानदा समाज को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में मीटिंग की, जहां पसमानदा समाज को लेकर नई रणनीति बनाई गई है।
उन्होंने देखा है कि मुसलमानों में जो पसमंदा समाज है उसके विकास की किसी ने चिंता नहीं की, इसलिए आज वो पिछड़ा अति पिछड़ा हो गया है। उसके विकास के लिए, उस तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए, पसमंदा समाज को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से जोड़ने के लिए हमने अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से काम किया है। हमारे कई सारे जो अल्पसंख्यक साथी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो अलग अलग संगठनों के माध्यम से भी पसमंदा समाज को अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। मुस्लिम को साथ लाने के लिए बीजेपी की नजर पसमानदा समाज पर है, जो मुस्लिम आबादी में करीब 85% अपनी हिस्सेदारी दर्ज करवाते हैं और इसी के दम पर बीजेपी अल्पसंख्यक समाज संगम के आसपास नाव चलाने वालों के लिए एडवाइजरी जारी की। कंट्रोल दरअसल पसमानदा का मतलब वंचित और शोषित होता है। भारतीय मुसलमानों में इनकी 85% आबादी है। दलित और पिछड़े मुस्लिम वर्ग इसमें शामिल होते हैं, जिसे कई बीजेपी शासित राज्यों में आरक्षण और योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है और उन्हें मुख्य धारा में लाने की कई पहल भी की गई हैं। यानी जिस सीट पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, जहां मुस्लिम वोटर नतीजे बदलने के लिए काफी हैं, उन सीटों को साधने के लिए बीजेपी ने पसमानदा प्लान तैयार किया है, जिससे 1 या 2% से भी कम मार्जिन से हारने वाले उम्मीदवारों की जीत की उम्मीद को 100% में तब्दील किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास के नारे को आगे बढ़ाते हुए तेलंगाना कार्यकारिणी साफ तौर पर कहा था कि पसमानदा समाज के लोगों को भी बीजेपी के साथ जोड़ा जा सके। उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार के कामकाज को पसमानदा समाज के लोगों तक भी पहुंचाया जा सके। इसी को लेकर के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार कोशिश कर रही है। अब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की कोशिश है कि पसमानदा स्नेह मिलन यात्रा निकाली जाए। बीजेपी का मानना है कि जो विपक्ष ने भ्रम फैलाया था उसे समय रहते दूर किया जा सके और यही वजह है कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिसकी अब तस्वीर भी सामने आने लग गई है। यानी कि इस बार के चुनाव में बीजेपी कोर हिंदू वोटर के साथ ही मुस्लिम वोट बैंक पर भी कब्जा कर 2014 और 2019 से बड़ी जीत हासिल करने की तैयारी में है। न्यूज़ 18 के लिए विनीत कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी और हलचल का हल निकालने के लिए दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बैठक बुलाई, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। हालांकि इस बैठक को 2024 के चुनाव के लिहाज से अहम बताया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने ये बात भी सामने आ रही है कि फूट और टूट के डर से कांग्रेस ने ये बैठक बुलाई। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर उत्तराखंड कांग्रेस में सब ठीक है या ठीक नहीं है। एनसीपी में फूट और टूट के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में तनाव है। 24 के चुनाव से पहले पार्टी में गुटबाजी की आशंका है और इसकी भनक लगते ही कांग्रेस नेतृत्व ने आनन फानन में बैठक बुला ली। दिल्ली में हुई इस मीटिंग में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल हुए और उत्तराखंड कांग्रेस में हो रही हलचल का हल निकाला। पार्टी लीडरशिप ने 2024 के लिए जो तैयारियां शुरू की हैं, उसी संदर्भ में जो है उत्तराखंड के लोगों को भी बुलाया है और मुझे भी बुलाया। मैं आभारी हूँ। कहीं कोई मनमुटाव नहीं है और भी कोई बात कहीं होती भी है तो लीडरशिप जो है, जो गाइडेंस देती है, लोग उसका पालन करते हैं। कांग्रेस की बेचैनी इस बात की तस्दीक कर रही है कि उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इस मीटिंग को चुनाव के लिहाज से नया एंगल भी दिया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन ये ठीक ठाक वाली कहानी देवभूमि के लोगों को हजम नहीं हो रही है। मुझे लगता नहीं, क्योंकि आदरणीय पुनिया जी के आने के बाद इस तरीके का कोई नया बयान नहीं आया है और काफ़ी चीज़ें सुधरी हैं और नेताओं में सामंजस्य भी देखने को मिल रहा है। बैठ भी रहे। कल की बैठक में भी लगभग सभी शीर्ष नेतृत्व था और अच्छा धरना हमारा रहा है, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। हाँ, पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेकर अगर कोई सुझाव होगा तो मुझे लगता है उस विषय में कोई चर्चा करेगा तो उसका समाधान यहाँ किया जाएगा। दावे करने में और धरातल में बहुत फर्क है, अंतर है और जिस तरह से उत्तराखंड में पूरे देश का माहौल है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, पलायन है उत्तराखंड में और जो हमारा शोषित वंचित समाज है, जनजाति के लोग हैं, अकृतों के लोग हैं, उनमें डर और भय का माहौल है।
दिल्ली में हुई इस बैठक में कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने आगामी चुनाव को लेकर तैयारियों को और धार देने की सलाह दी और पार्टी नेताओं को चुनावी लिहाज से नसीहत भी। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस से खबर है कि कुछ नेता बीजेपी के संपर्क में है, इसका भी दावा किया जा रहा था, जिसके बाद दिल्ली में हुई इस मीटिंग में रूठे को मनाने की कवायद शुरू हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शामिल हुए। खैर, कांग्रेस उस रणनीति के साथ भी आगे बढ़ रही है जिससे 2024 के चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सके और इस लिहाज से भी बैठक में चर्चा हुई है। साथ ही वो मुद्दे भी तय हुए जिसके दम पर 24 के रण में बीजेपी के खिलाफ दम दिखाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के फ्रांस दौरे पर हैं, जहां कल यानी कि 14 जुलाई को पेरिस में बैस्टिल डे परेड में बतौर चीफ गेस्ट वो शामिल होंगे। हालांकि जब पीएम मोदी फ्रांस पहुंचे तो अपने बीच में पीएम मोदी को पाकर भारत वंशियों के चेहरे पर अलग ही उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी का फ्रांस दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देशों के रिश्तों में हाल ही में 25 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि पीएम मोदी का फ्रांस दौरा खास क्यों है। तो आपको बता रहे कि इस दौरे से 25 साल की दोस्ती को और मजबूती मिलेगी, साथ ही रणनीतिक साझेदारी को भी गति मिलेगी। इतना ही नहीं, इस बार फ्रांस में भारतीय सेना की ताकत भी देखने को मिलेगी और साथ ही रक्षा, अंतरिक्ष और इकोनॉमी पर दोनों देशों में करार भी हो सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री फ्रांस के प्रमुख सीईओ के साथ भी मीटिंग करने वाले हैं और भारत में निवेश को लेकर चर्चा हो सकती है, यानी व्यापार से लेकर राफेल और स्कॉर्पियन पनडुब्बी इस बार फिर इस पर बात बनने वाली है। चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि पीएम मोदी का फ्रांस दौरा किन किन मायनों में अहम है। विश्व विद्यालय भारत स्वर्ग धरा पर लाए, मोदी है तो मुमकिन है। yes, we love you, मोदी जी। फ्रांस की धरती पर भारत माता की जय। पेरिस में वंदे मातरम की गूंज और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में जन गण मन। यह हिंदुस्तान की वो धुन है जो पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। विदेश में रहने वाले बच्चे बच्चे में पीएम मोदी का क्रेज दिख रहा है, जिसकी धमक और जिसकी चमक एक बार फिर पूरी दुनिया देख रही है। ये मोदी के स्वागत की तस्वीरें हैं। जब पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी ने कदम रखा तो रेड कारपेट बिछ गई। और जब कदम आगे बढ़ा तो भारत माता की जय के नारे सुनाई देने लगे। I was very excited. बहुत अच्छा लगा मोदी जी को इतने पास से देखने का। बहुत अच्छा लगता है जब अपने देश के प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं। इंडिया इज नोन नाउअडेज बिकॉज ऑफ मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी 2 दिन फ्रांस और 1 दिन संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे। लेकिन ये दौरा क्यों खास है, ये खुद पीएम मोदी ने बताया। उन्होंने कहा, ये यात्रा विशेष है क्योंकि मैं फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस में विशिष्ट अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ शामिल होऊंगा। भारतीय त्रिसेवा दल बैस्टिल डे परेड का हिस्सा होगा, जबकि भारतीय वायुसेना के विमान इस मौके पर फ्लाई पास्ट करेंगे। इस साल हमारी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है। पीएम मोदी लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय पेरिस यात्रा के दौरान रक्षा और अंतरिक्ष समेत विभिन्न क्षेत्रों में भारत फ्रांस के संबंधों को और मजबूत करेंगे और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा, अंतरिक्ष, व्यापार, निवेश और लोगों से लोगों के संबंधों समेत विभिन्न क्षेत्रों में निकटता से सहयोग करते हैं। हम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी मिलकर काम करते हैं। अपनी यात्रा के दौरान मुझे भारतीय समुदाय, दोनों देशों के प्रमुख सीईओ के साथ साथ प्रमुख फ्रांसीसी हस्तियों से मिलने का अवसर मिलेगा। यानी पीएम मोदी अपने इस दौरे से रक्षा और व्यापार के लिए करार कर सकते हैं।
दरअसल भारत और फ्रांस के रिश्ते बीते 25 सालों में बेहद मजबूत हुए हैं और ऐसे में फ्रांस के बैस्टिल डे परेड में जब तीनों सेनाएं मार्च करेंगी तो यहाँ एक नया इतिहास रच जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल यानी 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होने जा रही है और इसी के लिए इसरो ने इस बार पूरी तैयारी कर ली है और पूरी उम्मीद है कि भारत इस बार चांद पर फतह जरूर करेगा। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, उससे पहले ये बता देते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन है क्या। तो आपको बता दें कि चंद्रयान 2 मिशन का फॉलोअप मिशन है जिसमें चांद पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी, साथ ही रोवर को सतह पर चलाकर देखा जाएगा और चांद की सतह की तस्वीरें भी भेजेगा, साथ ही चांद की मिट्टी की जांच भी करेगा और चांद के वातावरण की रिपोर्ट देने के साथ साथ चांद पर मौजूद खनिज की भी जानकारी खोजेगा। यानी चंद्रयान 3 अगर सफल हो गया तो भारत के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। हमें पीछे मुड़कर निराशा नहीं होना, हमें सबक लेना है, सीखना है, आगे ही बढ़ते जाना है और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना है। हम निश्चित रूप से सफल होंगे। 4, 3, 2, 1, we have ignition। 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से हमें कोई भी क्षणिक बाधा रोक नहीं सकता। विज्ञान परिणामों से कभी संतुष्ट नहीं। विज्ञान की इनहेरेंट क्वालिटी है प्रयास, प्रयास और चांद को छूने का प्रयास, 1 अरब 40 करोड़ लोगों के सपने को साकार करने का प्रयास, चांद पर परचम लहराने का प्रयास। एक बार फिर हम चांद की जमीन पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। समय सब तय हो चुका है, बस इंतजार है तो चांद को छूने का, चांद पर पहुंचने का। 5, 4, 3, 2, 1, we have ignition। हिंदुस्तान की बड़ी छलांग की घड़ी करीब आ रही है। वो चांद जो हमारे आसमां में हमारे सबसे करीब है। अब वक्त चांद को दूर से निहारने का नहीं, बल्कि समय चांद की जमीन तक पहुंचने का है। देश ने इस ओर कदम बढ़ा दिए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के मिशन चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तारीख 14 जुलाई, समय दोपहर 2:35। ये वो समय और वो तारीख है जब इसरो चांद के करीब पहुंचने की यात्रा में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। ये सिर्फ इसरो की उम्मीद नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीद है। एक सपना है जिसके पूरा होने का इंतजार हर हिंदुस्तानी को बरसों से है। पूरी दुनिया की नजर इसरो के मिशन चंद्रयान पर है। सारी तैयारियां चाक चौबंद हैं। बस कुछ घंटों का फासला रह गया है जब 140 करोड़ भारतीयों के सपनों की उड़ान के साथ इसरो का अंतरिक्ष यान चांद की राह पर कदम बढ़ाएगा। ऐसे में अब इसरो की नजर चांद की सतह में छिपे उन रहस्यों से पर्दा उठाने की है जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। चंद्रयान 3 के साथ जा रहा रोवर चांद की सतह की तस्वीरें भेजेगा, चांद की मिट्टी की जांच करेगा, चांद के वातावरण की रिपोर्ट देगा, चांद पर मौजूद खनिज खोजेगा। चंद्रयान 3 चांद से जुड़े उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिनसे अब तक दुनिया अनजान है, क्योंकि चांद की आधी सतह चमकती हुई है। मतलब जहां तक रोशनी पहुंचती है तो आधी सतह गुप्त अंधेरे में डूबी है। चंद्रयान 3 का लैंडर मिशन चंद्रयान 2 की क्रैश साइट से 100 किलोमीटर दूर उतरेगा। चांद के इस हिस्से में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तापमान बेहद कम होता है। तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लिहाजा पानी मिलने की संभावना कहीं ज्यादा है। यानी इसरो की कोशिश चांद को लेकर अब तक हुई खोज से कहीं आगे बड़ी लकीर खींचने की है। तो चांद पर हिंदुस्तान के कदम पड़ने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
30 से 40 दिन लगेंगे लैंडर को चांद की सतह पर पहुंचने में। इन सभी चरणों को पूरा करने में यानी 14 जुलाई 2023 की लॉन्चिंग से लेकर लैंडर और रोवर के चांद की सतह पर उतरने में करीब 30 से 40 दिन लगेंगे। मतलब मिशन की सफलता की करोड़ों उम्मीदों के साथ चांद की दुनिया में कदम रखने को देश बेताब है।